रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। फिर एक और शख्सियत के साथ शनिवार की शाम 8 बज चुके हैं और हमारे साथ बने हुए हैं प्रीति मोंगा जी मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। और जैसे आप सभी को पता है, मन की आंखों से इस कार्यक्रम में हम हमेशा एक दिव्यांग साथी के साथ रूबरू होते हैं और उनकी जीवन की उतार चढ़ाव और उनके विचार और उनकी अचीवमेंट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही एक चैलेंजिंग पर्सनालिटी जिन्होंने न सिर्फ अपनी जीवन को बनाया है लेकिन अनेकों लोगों के लिए एक रोशनी बनी है और एक मार्गदर्शन बनने का वो जरिया बनी है। तो हम बातचीत कर रहे हैं दोस्तों सिल्वर लाइनिंग्स की फाउंडर प्रोप्राइटर प्रीति मोंगा जी, जो दिल्ली से हैं। आज हमारे मेहमान हैं और आप सभी को अपनी जीवन की कहानी सुनाने के साथ साथ अपने जीवन में जो लक्ष्य है और वो दिव्यांग साथियों के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, उन सभी बातों का हमारे साथ शेयर करेंगे। प्रीति मैम, आपको रेडियो मधुबन में मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू मुझे यहाँ पे अपने पास बुला के ये मौका देने के लिए। और मैं रेडियो मधुबन और आपका और आपकी सब टीम मेंबर्स का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी देती हूँ। और मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा एक सम्मान है कि आप लोगों के साथ जुड़ पाई। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आज आप रेडियो मधुबन में अपना इंटरव्यू देने के लिए टाइम निकाला। और मैं समझती हूँ कि आपकी जो भी जीवन के अनुभव है, आपका जो जीवन का अनुभव है, वो हमारी इस आदिवासी अंचल के बीच में बहुत सारी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और हम सबसे पहले जानना चाहते हैं मैम आपसे, जैसे आप खुद दृष्टिबाधित हैं और उसके बावजूद आपने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक एनजीओ को चला रहे हैं सिल्वर लाइनिंग्स के नाम से। सो वाई सिल्वर लाइनिंग्स, आपने क्यों ये संस्था को चालू किया और उसका नाम सिल्वर लाइनिंग्स क्यों रखा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। नंबर 1 कि मैंने संस्था क्यों शुरू करी, और उसे नंबर 2 पहले मैं आपका नंबर 1 का ही जवाब दूंगी कि मैंने संस्था क्यों शुरू करी। एक्चुअली 1987 में मैं पहली बार एक अपने लिए अपने आप को पैरों पे खड़े करने के लिए घर से निकली। और जब मैं घर से निकली तो मेरी मुलाकात बहुत सारे दृष्टिबाधित साथियों से, बच्चों से हुई। ये दिल्ली की बात है और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड आरकेपुरम की बात है। मैं वहाँ गई और जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि बहुत सारा काम करने वाला है। एजुकेशन में तो काम लोग कर रहे हैं, तो मुझे बहुत सालों से मुझे पता है, लेकिन जो दृष्टिबाधित हैं वो एजुकेशन प्राप्त करते हुए भी जब जॉब्स की बारी आती है या नौकरियों की बात आती है या अपने इंडिपेंडेंस की बात आती है या अपने जीवन को मुख्य धारा में जीने की बात आती है, वहाँ कोई ब्लाइंड नजर ही नहीं आ रहा है, कोई है ही नहीं, बहुत कम है। तो मुझे लगा कि मुझे उस क्षेत्र में काम करना चाहिए। और मैं अकेले ही, बिना पैसा, कुछ भी नहीं था मेरे को, तो अपने आप को ही मैं इतना, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित थी और अपने आप को भी मैं संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे लगा कि कोई बात नहीं, अपने साथ साथ अपने आप को भी खड़ा करूंगी और औरों के लिए भी जगह बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हर एक इंसान को हक है दुनिया में मतलब हिस्सेदारी हमारी सबकी है, इक्वल। हम दिव्यांग हैं या नहीं हैं, दृष्टिबाधित हैं या दृष्टिवान हैं, ये दुनिया सबकी है, तो हमारी भी है। तो मैंने इंक्लूजन पे काम करना शुरू किया। मुझे लगा कि मैं अकेले ही रास्ते बना लूंगी। पता नहीं कैसे ये बात, जी, अगर मुझे पता होता कि मतलब कितना काम है और कितनी मुश्किलात आएंगे रास्ते में, तो शायद मैं घर से कभी निकलती नहीं इस काम को पकड़ने के लिए। मतलब मैं ऐसे कूद गई कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूं। तो मैंने अकेले बहुत काम किया, अपने आप को पैरों पे खड़े करते करते मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ, दृष्टिबाधित बच्चों के साथ, उनके माता पिता के साथ कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देना, सबको बताना कि भाई हम भी एबिलिटी, हमारे में भी काबिलियत है, एबिलिटी है, हमें मौका सिर्फ चाहिए काम करने का, हमें मौका चाहिए आप लोगों के साथ जुड़ने का।
तो ऐसे करते करते मुझे वो उलझती गई, इतना ज़्यादा काम मुझे नज़र आया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी ये काम। के लिए बहुत सारे लोगों को जुड़ना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे मदद चाहिए होगी बहुत सारे लोगों की, और मुझे रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, और उसके लिए मुझे अकेली को मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी भी कमाई करनी थी, अपने आप को भी सर्वाइव करना था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे एक संस्था बनानी ही होगी। तो मैंने 2006 में, तब तक मैं अकेली लगी हुई थी, और 2006 में मैंने फिर एक संस्था रजिस्टर कराई, एक ट्रस्ट रजिस्टर कराया, और सिल्वर लाइनिंग्स इसका नाम रखा। सिल्वर लाइनिंग्स माने एक चांदी की परत, बादलों के पीछे एक चांदी की परत नजर आती है, क्योंकि बादल के पीछे जो सूरज होता है, आपने जो दृष्टि देख सकते हैं वो तो देख ही सकते हैं, लेकिन बादलों के पीछे सूरज जब चमकता है तो एक चांदी की परत वो होती है वहां, वो कहीं जाती नहीं है। बादल आ भी जाए तो सूरज कहीं जाता नहीं है, वो वहीं रहता है। वो चांदी की परत बताती है हमें, लाइनिंग बताती है कि सूरज यही है। तो ये सबके जीवन में, और ये सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों के लिए नहीं या दिव्यांग लोगों के लिए नहीं, हर इंसान के जिंदगी में बहुत सारे कष्ट, चैलेंजेस और बहुत सारी तकलीफें आती ही रहती हैं, और हम सब अपना दिन बहुत आसानी से छोड़ देते हैं, और उन्हें लगता है कि आगे कुछ भी नहीं है, अंधेरे में डूब गए, हमारी जिंदगी बिल्कुल बादलों में घिर गई है, अब कभी भी रोशनी नहीं होगी। तो उसको याद कराने के लिए कि हर बादल के पीछे वो सूरज है, वो चांदी की परत है। तो सिल्वर लाइनिंग्स इसलिए मैंने अपनी संस्था का नाम रखा। वेरी ब्यूटीफुल मैम, बहुत अच्छी बात। जैसे आपने कहा कि 1987 में आप घर से निकले हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो पहले अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो पहली शुरुआत में आपने क्या किया? What was the first learning? हाँ, तो मैं एक्चुअली हुआ क्या था, मैं थोड़ी सी आपको अपनी थोड़ी सी कहानी बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मेरी जो आईसाइट थी वो बचपन में किसी को पता नहीं था कि मैं दृष्टिबाधित हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तो मैं दृष्टिबाधित प्रोबेबली नहीं थी। पैदा होते ही मुझे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन लगा, और उससे मेरे पूरे शरीर में और मेरी आंखों में बहुत ज़बरदस्त एलर्जी हो गई, आंखें सूज गई। 1-1.5 महीना मेरी आंखें सूजी रही, और धीरे धीरे वो ठीक हो गई, लेकिन उससे कोई फर्क किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, लगभग 6-7 साल की जब मैं हुई, तो मेरे टीचर्स ने स्कूल में पकड़ा कि कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि मैं बोर्ड से देख के मैं नहीं कॉपी ठीक से नहीं करती थी, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी, लेकिन पढ़ने में मैं अच्छी थी, ओरल में मैं बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स को ये बात कही, और मेरे फिर पेरेंट्स ने डॉक्टर के पास लेके गए, तो वहाँ पता चला कि मेरी दोनों ऑप्टिक नर्व्स पार्शियली डैमेज हैं, मुझे बहुत कम दिखता है। और वहाँ पता चला कि मेरी आंखें खराब हैं, और उन्होंने ये भी, तब ये बात है 1966-67 की, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था भी नहीं, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतना मेडिकल एडवांसमेंट भी नहीं था। तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने यही बोला कि 2-4 दिन में बिल्कुल ही दृष्टि जा सकती है प्रीति की। ओके। तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को तो बहुत बड़ा शॉक लगा होगा, बट मैं यहाँ पे ये भी बात कहना चाहूँगी कि मेरे माता पिता ने मेरे को कभी ये उस टाइम पे भी और कभी भी ये महसूस होने नहीं दिया कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उनके घर में मातम छा गया है। हमारे घर का एटमॉस्फेयर, हमारे घर का वातावरण बिल्कुल बदला नहीं, उनका रवैया मेरी तरफ बिल्कुल नहीं बदला, जैसा था वैसा ही उन्होंने रखा। ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे उस टाइम पे मेरे मतलब एक बच्चे को पता चले कि वो अब ब्लाइंड होने वाला है, उसके लिए तो बहुत बड़ा एक धक्का होता है, तो वो नहीं लगा। लेकिन दुनिया तो छोड़ती नहीं है आपको। तो मैं स्कूल में पढ़ती रही, मेन स्ट्रीम स्कूल में ही थी, वहाँ पे भी अगरतला में, ये अगरतला की बात है, मेरे फादर वहाँ पे थे, तब पोस्टेड थे। तो दिल्ली आ गए, दिल्ली में लोरेटो कॉन्वेंट में भी उन्होंने मेरे को स्कूल में ले लिया। और 8वीं क्लास में जब हमारी प्रिंसिपल चली गई तो उन्होंने मेरे को स्कूल से निकाल दिया। तो 8वीं क्लास के बाद मेरे को कोई भी स्कूल लेने के लिए तैयार नहीं था, तो एक स्कूल से निकाली गई। स्कूल कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। ब्लाइंड स्कूल एक ही लड़कियों के लिए था दिल्ली में, और वो बहुत ही बुरी अवस्था में था, बहुत बुरी कंडीशन में था। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हम आपको वहाँ नहीं छोड़ सकते, हम डे स्कॉलर की तरह आपको ले जाएंगे और ले आएंगे। वो स्कूल वाले माने नहीं, तो बेसिकली मेरी एजुकेशन अटक गई। फिर मेरे को लगा कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैं बहुत स्टबन शुरू से ही हूँ, बहुत अक्खर दिमाग हूँ।
तो मुझे लगा मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मेरे को लर्निंग, सीखना मेरी हॉबी थी। जब से मुझे याद है, मेरे को हर चीज़ खोजना, सीखना, सुनना, समझना, ये मेरी लगन है। मैं हर चीज़ सीखना मेरी आज भी मेरी हॉबी है। तो जब मैं सीखती हूँ, हर चीज़ पढ़ाती थी, हर चीज़ में वो कि मुझे लगा कि क्या करूँगी डिग्री डिप्लोमा लेके, कुछ नहीं रखा इसमें, तो मैं पढ़ी भी नहीं। फिर अल्टीमेटली मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ। फिर चलते चलाते खाली क्लास 10 पास हूँ आज भी। और चलते चलाते वो भी मैं 22 साल की थी जब मैंने क्लास 10 नेशनल ओपन स्कूल से किया। और हादसे होते गए मेरे साथ, बहुत बड़े बड़े हादसे हुए। 8 साल मैंने सितार सीखी, लेकिन उसमें भी मेरा माइंड म्यूजिक में समझ नहीं पाया। मुझे स्वर का ज्ञान कभी हुआ नहीं, और मैं टीचर नहीं बनना चाहती थी। अगर मैं इसको मुझे खुद ही समझ में नहीं आई तो मैं किसी और को क्या सिखाऊंगी। मुझे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना था, पंडित रविशंकर जी की तरह, लेकिन वो सब तो नहीं हो पाया। 8 घंटे हर रोज मैं प्रैक्टिस करती थी सितार। 8 साल मैंने इतनी मेहनत करी, वो भी फेल हो गई। तो करते कराते फिर मुझे बहुत ज्यादा मैं डिप्रेस हो गई कि अब तो मेरा जीवन खत्म, मैं 20 साल 21 साल की हो गई हूँ, तो मेरे लिए क्या बचा है इस दुनिया में। ना मेरे को पढ़ाई का रास्ता मिला, ना मैं पढ़ी, ना मैं सितारिस्ट बन सकी, ना मैं कुछ कर सकी। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उस टाइम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से वो आवाज अंदर से मेरे आती रही कि हेलन केलर की स्टोरी बहुत लोग मुझे सुनाते थे, मेरी फैमिली में भी सब लोग। तो मुझे लगा उनके पास तो 3 डिसेबिलिटीज थी, 3 विकलांगताएं थी, मेरी तो एक ही है। तो मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी, मुझे अच्छी से जीना है। ये मेरे अंदर हमेशा से था, अगर मुझे जीना है तो मुझे बहुत अच्छे से जीना है। तो मुझे लगा मेरी सारी कजन्स की शादी हो रही है, तो मैं भी शादी करूँ। अब जब शादी करूंगी तो फिर ये मैं आपको थोड़ी सी लंबी स्टोरी बता रही हूँ, थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके, लेकिन ये जरूरी है जानने के लिए कि मैं आज क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी सब लोगों से, अपने दोस्तों से। तो उस टाइम पे फिर जब मेरी शादी की बात आई तो मुझे समझ में आया कि कोई भी लड़का मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ और कोई कमी नहीं थी मेरे में। देखने को भी स्मार्ट, सब कुछ। मेरी माँ ने मेरे को हर चीज सिखाई, खाना बनाने से, घर होम मैनेजमेंट से, पर्सनालिटी से, किसी भी तरीके से मैं कम नहीं थी। नॉलेज से कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन क्योंकि मैं ब्लाइंड थी तो मुझे लगा कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा भाई ऐसा तो होगा नहीं, इतनी चीजों में मैं फेल नहीं हो सकती, मुझे शादी तो करनी ही है। तो मैं फिर उसमें खुद ही जुट गई। ढूंढते ढांढते मुझे एक इंसान मिले, उनसे मेरी शादी भी हुई। लेकिन उस शादी के होते ही 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिजास्टर, सबसे बड़ी मेरी गलती है और सबसे बड़ा एक चैलेंज है। क्योंकि वो 2 घंटे के अंदर अंदर वो बंदा बदल गया और वो एक अल्कोहलिक निकला। और झूठ उसके लिए ऐसे था कि वो झूठ के बिना उसकी जिंदगी नहीं थी, और बहुत एब्यूसिव था। मैंने अपनी फर्स्ट नाइट मार खाते हुए, गालियां खाते हुए, उसकी उल्टियां कमरे में से पहुंचते हुए ऐसे गुजारी। तो मैं बिल्कुल शॉक में चली गई, और इतने शॉक में चली गई कि मुझे समझ नहीं आया मैं करूं क्या, अब क्या करूं। तो वो शॉक एक अजीब सा एक सिचुएशन था कि मेरा दिमाग जो एकदम, जिसको कहते हैं ना, बंद हो गया, काम करना बंद हो गया। इसके बीच में मेरी 2 बच्चे हो गए, एक बेटी एक बेटा, उसी तरह से धक्के खाते हुए। और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उनके साथ भी एब्यूजिव, उनके साथ भी गलत होता रहा बच्चों के साथ, और मैं ये देख नहीं पाती थी। हमारे परिवार के साथ भी गलत होता रहा। कोई बहुत शरीफ थे मेरे पेरेंट्स, और जब मैंने कहा कि मैं छोड़ूंगी इसको तो उन्होंने कहा नहीं, बड़ी मुश्किल से तो कोई मिला है। और वो दृष्टिवानी थे, साइटेड थे, तो छोड़ने भी नहीं देते थे। हिंदुस्तान में उस जमाने में तो बिल्कुल ही बात ही नहीं होती थी कि भाई आप कैसे छोड़ दोगे, तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तुमको देखेंगे, ये वो। लेकिन मुझे लगा कि ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। तो सुसाइड का मेरा पूरा प्लान बन गया। सुसाइड मैं करूंगी, फिर मुझे लगा बच्चों का क्या होगा। फिर मैंने सोचा इनको भी मारूंगी, खुद भी मरूंगी, कहानी खत्म होगी ऐसे। क्योंकि ऐसी जिंदगी ना मैं बच्चों को देना चाहती हूँ ना अपने आप। लेकिन उसमें भी फेल हो गई। तो जब उसमें फेल हुई
तो मुझे ऐसा लगा, मुझे एक चीज समझ में आई, इतने जबरदस्त मुसीबतों के बाद और इतने सालों के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि जब तक कि मैं इकोनॉमिकली अपने पैरों पे नहीं खड़ी होंगी, खुद कमाऊंगी नहीं, जब तक मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक नहीं रखती हूँ, जो सच्चाई है लाइफ। अगर कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, जब तक वो अपने आप कमाएगा नहीं, कमाएगी नहीं, उसको हक नहीं है। जो उसे खिलाएगा, जो उसे रखेगा, आपको उनकी शर्तों पे जीना ही होगा, आपको पसंद आए या ना। ये बात मुझे समझ में आई। तो फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं भले 10 घर के झाड़ू पोछा बर्तन करूंगी, अपने बच्चे पालूंगी, झुग्गी में रहूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं ऐसी बदतर जिंदगी ना तो जीऊंगी, ना अपने बच्चों को जीने दूंगी। क्योंकि कल ये लोग बड़े होके इनको क्या लगेगा कि आप कैसी माँ हो, आंखें तो नहीं है ना, तो क्या हो। तो ये ठान के मैं निकली थी और सोचते। और आपको ये भी बता दूं, दृष्टिबाधित को झाड़ू पोछे का काम भी नहीं मिलता जी। कौन रखेगा भाई। काम वाली आएगी तो बर्तन तोड़ देगी, घर में सामान खराब करेगी, उन्हें थोड़ी ना पता है कि हम कर सकते जी। तो वो भी नहीं हुआ। और उसके चलते हुए फिर 1-1.5 साल के बाद मुझे समझ में आया कि मैं एरोबिक इंस्ट्रक्टर बन सकती हूँ, क्योंकि टीवी पे लोग एरोबिक्स देख के उसके साथ करते थे। तो वो एरोबिक सीखने के लिए मैं घर से बाहर निकली और मैंने सीखा भी, वो भी जिद करके, जबरदस्ती मैंने सीखा। तो मैं दुनिया की सबसे पहली और ब्लाइंड एरोबिक इंस्ट्रक्टर बनी और मैंने अपनी क्लासेस भी खोली। और जब मैं वहां तक पहुंच गई तो मुझे, नहीं थैंक यू सो मच, पर तब मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं था। खैर अब भी नहीं लगता है, अब भी मैं वही हूँ जो पहले थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं और लोगों को, जो मैंने सीखा है इतने धक्के खाने के बाद, अगर मेरे पास कोई मैं होती ना, तो शायद इतनी लंबी जिंदगी मेरी बर्बाद नहीं होती। अगर मुझे कोई या मेरे पेरेंट्स को कोई ये बातें पहले समझा देता या मुझे ही समझा देता या मुझे कोई रास्ता बताता, तो वो शायद मुझे इतना सफर नहीं करना पड़ता कि मामला सुसाइड तक पहुंच जाए। जी। है ना। तो मुझे लगा कि मैं इन बच्चों के लिए रास्ते बनाऊंगी, मैं इंक्लूजन के लिए काम करूंगी। तो मैंने इसलिए घर से बाहर निकली और आज कदम कदम बढ़ाते बढ़ाते लगभग अकेले ही काम करती हुई आ रही हूँ आज तक। बहुत छोटी सी टीम है, वो तो अब जाके हुई है 2017 के बाद, अदरवाइज मैं अकेले ही काम कर रही हूँ। और जब मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने अभी पीछे हम लोग सब अपनी एनुअल रिपोर्ट बना रहे थे, तो मैं क्या देखती हूँ कि हजारों लोगों की लाइफ को मैंने पर्सनली टच किया। हजारों मतलब लाखों लोगों को मैंने थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, थ्रू मीडिया, थ्रू किताबें, थ्रू मैंने 2 ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी हैं, मेरी पब्लिश्ड हैं, मेरी आत्मकथाएं। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं। और मैं बिल्कुल एक आम, बिल्कुल मिडिल क्लास इंसान हूँ। मैं कल भी ये सोच रही थी कि भगवान जी बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे आज भी क्यों सोचना पड़ता है कि अगले महीने की सैलरी कहाँ से आएगी क्या काम करूंगी जहाँ से मेरे को पैसे आएंगे। पर फिर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो खुशी मिलती है, तो वो एक अलग ही चीज है, वो आप खरीद नहीं सकते। जी। तो मैम, जैसे आपने कहा कि आपने डिसाइड किया घर से निकलना है और फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, और आप खुद ही कह रहे हैं कि मतलब झाड़ू पोछा भी कोई देते नहीं है, तो फिर वो टफ पीरियड में अपने आप को कैसे सर्वाइव किया और बच्चों को कैसे आपने संभाला? सर्वाइव किया, देखिए मेरा हस्बैंड मेरे साथ ही था, नंबर 1। कुछ साल तो उसने, 2-3 साल तो उसने नौकरी करी थी, लेकिन हम लोग मेरे पेरेंट्स के पास ही रहते थे। वो शादी से पहले ही शिफ्ट कर गया था मेरे पेरेंट्स के घर में। तो उस टाइम मैं अपने पेरेंट्स के पास ही थी। तो मेरे फादर ही मेरे बच्चों को, जो भी खर्चा था हम लोग का, मेरे फादर ही उठा रहे थे जी। और मेरी मदर का ही सपोर्ट था मुझे, तभी हम लोग सरवाइव कर गए। नहीं तो हम सरवाइव थोड़ी ना करते, कैसे करते। जी, सही बात है। एक लड़की, एक मैं, एक छोटा सा बच्चा, लड़का, तो हम लोग तो, दुनिया ही हमें छोड़ती नहीं। तो ये तो मैं तो अपने पेरेंट्स को रोज सुबह शाम सैल्यूट करती हूँ कि भाई जो भी आज हूँ, आप ही ने मेरी नींव डाली और मुझे पकड़ के रखा तब तक, जब तक मैं खुद पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई। और मेरे फादर ने हमेशा ये कहा कि जो तुम कमाओगी ना वही तुम्हारा है, दूसरी चीज गिफ्ट होती है, कोई दे देगा तो एक अलग बात है, बट कमा के खाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। सो ये बात है।
इसीलिए जैसे आपने अपनी जीवन की अंधेरे बादलों के बीच में सिल्वर लाइंस को देखा है और आपने उसी को ही अपना जीवन का मकसद बनाया है, बहुत सुंदर बिल्कुल। ना। जैसे आप शुरू से आपका ये थॉट रहा है कि इंक्लूजन के लिए काम करना है, जी। तो इंक्लूजन में क्या क्या चीजें आते हैं, किस चीज को देखिए, आप इंक्लूजन मानते हैं? बहुत कठिन सवाल है और बहुत सिंपल आंसर है। जी। बहुत सिंपल सा आंसर है। ये दुनिया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये दुनिया जो है ये इक्वली सबकी है। इस पे कोई किस्मत से और बहुत अच्छी से भगवान जी ने या जिस कलाकार ने ये दुनिया को बनाया है, उसने ये किसी के नाम नहीं लिखा है। हम सब इस सृष्टि का एक, कहते हैं, अभिन्न और इक्वल पार्ट है। तो ये दुनिया भी हम सबको उतनी इक्वली बिलोंग करती है। अब इंक्लूजन में क्या है कि एक्सक्लूजन इसलिए होता है क्योंकि दिव्यांग को अलग से स्कूलों में कर देते हैं, अलग रखते हैं, अलग ही होते हैं, उनको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो एक अलग से हो जाते हैं। और दुनिया जो है वो हमें तभी समझ नहीं पाती है, वो समझ ही नहीं पाती कि हम भी इंसान हैं। तो और हम लोग तो ये समझते हैं कि दुनिया हमारी है ही नहीं। तो मेरा मकसद ये है कि हर इंसान को, दिव्यांग है या कोई भी है, उसे सिर्फ इतना मैसेज देना है कि भाई ये दुनिया आप ही की है, आप ही ने इसको बढ़ के क्लेम करना है, आप ही ने इसके ऊपर अपना हक भी जमाना है और आप ही ने इसका ध्यान भी रखना है ना। हमने ही ये दुनिया, जो मेरे हिस्से की दुनिया है, अगर मैं उसको हिस्सा भी मानती हूँ, तो मैंने इसी दुनिया को अच्छा भी बनाना है अपने लिए और इसी को अच्छे से जीना है और सबके साथ मिलजुल के जीना है। वो काला है, वो गोरा है, वो दुबला है, वो मोटा है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो ब्लाइंड है, वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, वो इस कास्ट का है, उस कास्ट का है। हम इसी में अपना जीवन खत्म कर लेते हैं, ना कि इस दुनिया में कुछ अच्छा करें, अच्छी से जी लें, चैन से एक दूसरे के साथ प्यार से मिल के रहें। बस इसी को मैं इंक्लूजन मानती हूँ कि अगर हर इंसान को एक क्वालिटी, रीजनेबल क्वालिटी, 5 स्टार नहीं मैं कहती, बट रीजनेबल क्वालिटी की एजुकेशन मिले, एक साथ उठने बैठने का मौका मिले, एक दूसरों के साथ आगे घूमने और जीने का मौका मिले, और वो उसी दुनिया में कंट्रीब्यूट भी करे, तो ये, इसको मैं इंक्लूजन कहती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि हर दिव्यांग, हर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक इंक्लूसिव घर में ही पैदा होता है। कोई, मैं किसी ब्लाइंड घर में तो पैदा नहीं हुई, और मुझे जीना भी ब्लाइंड दुनिया में नहीं है। यहाँ तो मेरे को एक दुनिया दे दो कि ये ब्लाइंड की दुनिया, आप इसी में जिए, है ना, वो तो है नहीं। ठीक है, और अब दुनिया में भी हमें नहीं जीने दोगे और हमें सिखाओगे तो हम जिएंगे ना उसमें, क्योंकि ब्लाइंड को तो दिखता नहीं है कि दुनिया में कैसे लोग उठते बैठते हैं, कैसे लोग चलते फिरते हैं, किस तरह से लोगों का व्यवहार है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हम तो बच्चों को एकदम अलग से डब्बे में बंद कर देते हैं, स्कूल पूरा क्लास 12 तक, उसके बाद उनको धक्का दे देते हैं कि आप जाओ। तो वो ब्लाइंड बच्चों को भी पता नहीं है और दुनिया को भी पता नहीं है कि हमारे से खाते हैं, हम किस तरह से पहनते हैं। आज भी लोग मुझे कहते हैं, आप कैसे कर लेती हो, आप खाना आपका कौन बनाता है, आप साड़ी अपने आप पहन लेती हो, तो मुझे कौन पहनाएगा भाई। हाँ, सच में ऐसे बहुत लोग पूछते हैं। जी और जी, खैर मेरा तो, हाँ बिल्कुल, और ये किसी की गलती नहीं है। अब अवेयरनेस होगी, समझ, साथ जिएंगे, हर स्कूल में, स्कूल लेवल से, हर स्कूल में, प्ले स्कूल से ही बच्चे सब इकट्ठे होने चाहिए। ठीक है, कोई चल नहीं सक रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, तो जो देख पा रहे हैं, जो चल सक रहे हैं, तो साथ लेके घूम चल सकते हैं ना। और बच्चों में कोई भी इनहिबिशन नहीं होता, कोई उनके अंदर वो भेदभाव नहीं होता है कि काला बच्चा इसके साथ बात नहीं करनी है, गोरा बच्चा इसके साथ बात करनी है, ये गरीब बच्चा है, वो बच्चों में कुछ नहीं होता है। तो अगर बचपन से प्रॉपर एक साथ ही रहें तो दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। तो मेरा यही इंक्लूजन से यही मायने है कि हम सबको उतना मिलना चाहिए कि अगर मेरे माँ बाप किसान हैं तो बाकी बच्चों को अगर वो किसानी सिखा रहे हैं तो मुझे भी सिखाए ना। मैं भी किसानी कर सकती हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। तो ब्लाइंड बच्चा बहुत अच्छी किसानी कर सकता है, छू के हर चीज वो तो छू सकता है। अगर किसी के माँ बाप मिस्त्री हैं तो वो काम सिखा सकते हैं। अगर मतलब कहने का ये मतलब है, अगर बच्चों को हम शुरू से अलग अलग नहीं करें तो इतनी प्रॉब्लम्स होनी है।
तो यही मेरा मकसद है इंक्लूजन से, जी। इसी के लिए हम काम करते हैं। वाकई में आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया। हम जिस दुनिया में जीते हैं, यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी तरीके से जीते हैं, तो बिल्कुल। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और हाँ, एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि जो बिल्कुल। भी दृष्टिवान है उनको भी किसी न हम्म। किसी तरीके से कोई ना कोई मदद तो जरूरत होती ही है। नहीं, जरूरत किस इंसान को नहीं होती है मैम? हर किसी को। मेरे को आप बताएं कि कोई पर्सन है जिसको कोई विकलांगता नहीं, कोई दिव्यांगता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जी क्या उसको मदद की जरूरत नहीं होती है? जी। कदम कदम पे मदद की जरूरत होती है। मेरी पड़ोसन से अगर मैं दिखाने जाती हूँ कि मेरे बैंगन में देखो भाई कोई है नहीं है, इसमें कीड़ा है कि नहीं, तो वो देख के बता देती है। और अगले दिन मेरे पास ही आती है कि प्रीति यार मेरे से केक नहीं बन रहा, तू जरा बता दे कैसे बनाऊं। तो हमने एक दूसरे को इक्वल शेयरिंग करी है ना जी। तो मदद के बिना तो इंसान छोड़ के कोई, ये सृष्टि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हम इंटरडिपेंडेंट हैं। तो क्यों दिव्यांग को कोई हेल्प करे तो उसको इतना बड़ा एक फूल माला पहना दी जाती है कि आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और अगर मैं किसी की मदद करूं तो कोई बात ही नहीं है ना। अगर मैं कोई नॉर्मल बिना मतलब नॉन डिसेबल की मैं मदद करती हूँ तो उसको मदद नहीं मानी जाती है। सही बात है। आई कैन है ना, तो ये अंडरस्टैंड। हाँ मतलब अगर कोई दृष्टिवान है और हाँ। दृष्टिबाधित को सहयोग करते हैं तो वो बहुत ही एहसान या फिर बहुत काम समझते हैं, लेकिन हाँ। वही दृष्टिबाधित अगर दृष्टिवान को सहयोग करते हैं तो उसका अप्रिशिएशन नहीं होती है। उसका उसका नाम ही नहीं होता। वैसे कोई साइटेड सोसाइटी से लोग अगर मेरी मदद कर देते हैं तो बोलते इससे बड़ा दीदी पुण्य का काम नहीं है आपकी सेवा करना। मैंने कहा करो भाई, मेरी सेवा करो, बहुत अच्छी बात है, और क्या क्या करना है आओ मैं भी आराम से बैठूं, आप करो मेरी सेवा। तो मतलब इट इज वेरी सैड। इसको हमको बदलना है। हम सबकी जिम्मेदारी है इस दुनिया को अच्छा बनाना। वो हम दृष्टिबाधित हैं, दिव्यांग हैं या नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी दुनिया को अच्छा बनाएं, है ना। जी जी। सो जैसे आपने इंक्लूशन के लिए काम करना शुरू किया, धीरे धीरे आपने जो सिल्वर लाइनिंग्स में आप किस प्रकार के बच्चों को खास करके मदद करते हैं और क्या क्या चीज़ें उनको सिखाते हैं? देखिए, हम उनको जीना सिखाते हैं। हम उनको मौका देते हैं कि वो जैसे बाकी बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, इन बच्चों को भी हम सब कुछ सिखाते हैं। पर्सनालिटी से लेके डेली लिविंग स्किल से लेके घर का काम। हमारे बच्चे बर्तन भी धोते हैं, हमारे बच्चे हॉस्टल में आटा भी गूंथते हैं, रोटी भी बनाते हैं, कुकिंग भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं ताकि बच्चे हर तरह से इंडिपेंडेंट हो। हम बच्चों को पढ़ाई में तैयार करके कंप्यूटर हम सिखाते हैं डे 1 से। जिस दिन बच्ची हमारे पास आए हम कंप्यूटर पे उसको डालते ताकि उसमें और बाकी बच्चों में कोई अंतर ना रहे, वो सब कुछ जाने। पूरा नॉलेज देते हैं, लोगों के साथ मिलवाते हैं। सोसाइटी आजकल तो कोविड है इसलिए थोड़ा बंद है, नहीं तो हम उनको बाहर लेके जाते कि दुनिया से उनको रूबरू कराते कि ये दुनिया है। ऐसे ऑफिस कॉर्पोरेट्स में लेके जाते हैं, ऐसे ऑफिस में काम करोगे आप, क्योंकि बाकी बच्चे तो पिक्चर्स में देख लेते हैं, फिल्मों में देख लेते हैं, ये बच्चों को तो नहीं दिखता है ना। तो और प्लस हम इनको फिर मेन स्ट्रीम स्कूल में हम इनको इंटीग्रेट करते हैं। मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं, हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को, वहाँ से लेके आते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है, और हमारे बच्चे खुद अपने क्लास वर्क खुद करते हैं, अपना लैपटॉप लेके जाते हैं क्लास में। बाकी बच्चे कॉपी में लिखते हैं तो हमारे बच्चे लैपटॉप पे लिखते हैं। तो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, तो ये सब कुछ ही उनको सिखाते हैं। कोई भी कोशिश करते हैं कि एक माँ बाप जो अपने बच्चों को सिखाता है और टीचर्स जो बच्चों को सिखाते हैं वो सब इन बच्चों को हम सिखाएं। तो मेनली आर्ट क्राफ्ट की चीज़ें भी, अगर वो मतलब हमारे छोटी छोटी चीज़ें हम उनको बनाना सिखाते हैं, देखते हैं कौन से बच्चे की क्या क्रिएटिविटी है। म्यूजिक अगर किसी का रुचि है तो कोशिश करते हैं, पर अभी इतना हमारे पास रिसोर्स नहीं है कि हम इस सब चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएं। तो अभी तो सब बीच में ही चलता है। और प्लस इसके अलावा हम लोग डिग्निटी प्रोग्राम के अंदर, हमारा एक डिग्निटी प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम वुमेन विद ब्लाइंडनेस और वुमेन विदाउट डिसेबिलिटीज और कोई भी डिसेबिलिटी वाली वुमेन के लिए काम करते हैं। अगर उन्हें कोई भी चीज़ सीखनी है, हेल्प चाहिए, कैसा भी चाहिए, तो हम उनको एम्पावर होने के लिए गाइडेंस, काउंसलिंग वो सब करते हैं। फिर हम ट्रॉमा काउंसलिंग करते हैं, जो लेट
रिसेंटली ब्लाइंड हुए बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि अपने बच्चे को आप कैसे आगे बढ़ाओ ताकि वो बच्चा टाइमली स्कूल जा सके। तो काफ़ी काम करते हैं उस एरिया में। और वेल ऑफ कोर्स जहाँ भी हम थोड़ा सा भी अच्छा कर सके किसी की लाइफ में तो हम ज़रूर करें जितना पॉसिबल है। जी। सो मैम, खास करके आप लड़कियों को, दृष्टिबाधित लड़कियों को रेसिडेंशियली पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जी सेल्फ जी इंडिपेंडेंट बनाने का। हाँ जी। जैसे हम आपके साथ इंटरव्यू से पहले बातचीत कर रहे थे, भारत में लड़कियों को पराय धन माना जाता है। हाँ, बिल्कुल तो आपने भी अपने जीवन में बहुत चैलेंजेस फेस किया है, बिल्कुल। और उसमें भी जब एक दृष्टिबाधित लड़की होती है तो उसके प्रति और भी जो नजरिया है वो कमजोर होते हैं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल होते हैं। सो आप कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं उन बच्चों को रेसिडेंशियल स्कूल्स में ज्वाइन कराने का और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए? बिल्कुल। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि कई स्रोतों की तरह, जैसे मैं आपका मेरा इंटरव्यू आपके रेडियो पे कोई सुनेगा और उनके आजू बाजू कोई पेरेंट्स हैं जिनके पास एक ऐसी बच्ची है, तो आप मेरे से कनेक्ट करा दें। मेरा बहुत आसानी से नंबर मिल जाता है। आप मेरा नाम गूगल करेंगे तो आजकल तो बहुत इजीली मिल जाता है। फिर हम पेरेंट्स को समझाते हैं, और पेरेंट्स को समझाने में सबसे इम्पोर्टेंट बात हम जो उनको कहते हैं कि आज तो आपकी बच्ची छोटी है, ठीक है, कल को आपको 25-30 साल की हो जाएगी और उसको आपने कुछ नहीं पढ़ाया लिखाया सिखाया, आपने उसको इतना प्रोटेक्ट किया है, तो आप जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब ये बच्ची का ध्यान कौन रखेगा, इसका क्या होगा, आप ये सोचिए। हम उनको ये बात जरूर कहते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आज अगर आप इसको ठीक से पढ़ा लिखा दें और इसको सब कुछ सिखाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं, तो यही बच्ची आपके बुढ़ापे की भी सहारा बन सके बहुत आसानी से। और बेटी है तो जरूर बने, है ना। एक हम ये बोलते हैं। फिर हम उनको ये भी बिल्कुल बोलते हैं कि हम एक भी रुपया नहीं लेंगे, एक पैसा भी नहीं लेते हैं, तो आपको उस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हमारा हॉस्टल देखिए, अपनी तसल्ली कीजिए, वहाँ और बच्चे हैं उनको देखिए, उनसे मिलिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे पास अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए छोड़िए। और जैसे ही वो बात भी सुनते हैं, कुछ पेरेंट्स तो जस्ट बात सुन के फिर आ जाते हैं, और कुछ पेरेंट्स जब आते हैं तो मतलब वो ना बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा इतना प्यारा सा छोटा सा इंस्टीट्यूट है। 2 फ्लैट्स में, अभी भी 2 फ्लैट हुए, पहले तो एक छोटा सा फ्लैट था, अब 2 3 BHK फ्लैट्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। ज्यादा बच्चों के साथ नहीं काम कर पाते, लेकिन जितनों के साथ भी काम करते हैं तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आइए देखिए। और कोशिश हमारी ये होती है कि अगर हम पेरेंट्स को जहाँ पे वो हैं वहीं पे अगर हम गाइडेंस दे के पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकें कि आप इस तरह से अपनी बच्ची को पालिए, तो हम वो भी काम करते हैं ताकि हम बच्चों को माँ बाप से अलग ना करें। और ऐसे भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम गाइड कर रहे हैं और वहीं पे उनको स्कूल्स में डाला है, और वहीं हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं ताकि बच्चे माँ बाप से दूर भी ना रहें। तो इस तरीके से हम लोग मोटिवेट करते हैं पेरेंट्स को। ये बहुत अच्छी बात है मैम। सो अभी तक जिन भी बच्चों ने आपसे सीखा है आपके इंस्टीट्यूशन से, जो कोई अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, जो आज भी आपको याद करते हैं, कुछ बच्चों के बारे में आप शेयर करना चाहिए? देखिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये काम कर रही हूँ, इंस्टीट्यूट तो अब बना है 2017 में, शिक्षा का हॉस्टल और शिक्षा खुला है, तो यहाँ पे भी बच्चियों ने इतना मकाम हासिल किया है कि एक हमारी बच्ची है जो पहले दिन ही हमारे पास हम ढूंढ के लाए थे उसको, और वो क्लास 4 में 2 साल से घर बैठी थी, आंखें बिल्कुल चली गई थी उसकी, तो आज की डेट में वो टोटली इंडिपेंडेंट और 95% से कम मार्क्स लेके ही नहीं आती, और वो 9th में चली गई है। उसका ड्रीम है कि तो IAS ऑफिसर बनेगी और साथ में शिक्षा भी चलाएगी। कैन यू इमेजिन, मतलब इतनी खुशी होती है ना। और कई बच्चियां उनकी शादी हो गई हैं, अपने अपने घर चली गई हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हम लोग जब वेबिनार्स करते हैं सब इकट्ठे होते हैं। एक बच्चा है जिसको 3.5 साल का था जब से मैं उसकी पेरेंट्स को गाइड करती आ रही हूँ, वो आज अपने फादर की फैक्ट्री चलाता है इंडिपेंडेंटली। कितने सारी बच्चियां बैंक्स में लगी हुई हैं, एक बच्ची है कॉर्पोरेट्स में लगी हुई हैं, मेक माई ट्रिप में लगी हुई हैं, अपनी इंडिपेंडेंटली रह रही हैं, और औरों को भी वो सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं बचपन से गाइड करती हुई आ रही हूँ, और आज वो मेरा
जिसको कहते हैं ना, मेरा पूरा सहारा है। मतलब आई फील सो प्राउड एंड हैप्पी के, और वो खुद ही कहते मैम आप ना मिलते तो हमारा क्या हो। तो मैंने कहा भाई मैंने काम तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, चले तो आप खुद ना उस पर। मेहनत तो आपने खुद करी, आपके पेरेंट्स ने मेहनत करी, और तब जाके आप लोग अपने आप पहुंचे हो। मैंने तो सिर्फ 2 शब्द ही बोले थे और तो कुछ नहीं किया। तो बात इतनी सी है कि आप सिर्फ, मैं उनको बोलती थी कि देखो मैं इतनी दूर तक पहुंच गई हूँ, और मेरे सच में खाली हाथ प्लस टोटल ब्लाइंडनेस के साथ मैंने 50 साल गुजारे हैं। अगर मैं इतना कुछ कर सकती हूँ तो आज की डेट में तो इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना सब कुछ है, इतने लोग अवेयर हैं, इतने लोग, और भी बहुत संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आज की डेट में तो किसी के पास कोई एक्सक्यूज होना ही नहीं चाहिए। एक बच्चा है जिसको मैंने 10-11 साल पहले सिर्फ उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग करी। एक उसको ब्लाइंडनेस हुई, वो 9th में था तब, 9th या 10th, 9th में था। तो उसको काउंसलिंग करी, उसके पेरेंट्स को गाइडेंस बताई, तो बोला कि इस तरह से कंप्यूटर चलते हैं आजकल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आज की डेट में वो हमेशा उस दिन मुझे लड़का फ़ोन करता है, मैम आज 10 साल हो गए, आज 11 साल हो गए, आज तो मेरे को आपसे बात करनी ही है। और अभी रिसेंटली उसको एक बहुत बड़े रिप्यूटेड बिग 4 की ऑर्गेनाइजेशन में आज 25 लाख रुपया पर ईयर की सैलरी पे टोटली ब्लाइंड लड़का काम कर रहा है। तो ऐसी चीजें पॉसिबल हैं। और मैं क्या करती हूँ, तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो सिर्फ रास्ता बताती हूँ बेटा ये है, लेकिन करने तो उनको खुद उन्होंने किया। ऐसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गाइडेंस तो देने वाला एक अलग होता है, लेकिन उसके ऊपर चलने के लिए भी तो आगे से मोटिवेशन हम लोग साथ साथ देते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत खुशी होती है जब ये छोटी छोटी चीजें देखती हैं, और यही चीजों को देख के मैं सोचती हूँ कि हाँ चलो थोड़ा और करती हूँ, और करूँगी, शायद किसी और की जिंदगी सुधर। तो बस अपनी तरफ से थोड़ा कंट्रीब्यूशन जितना भी हो सके हम लोग देते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है मैम। जैसे आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम एक जर्नी को पूरा देखते हैं। एक स्ट्रगल से दूसरों की स्ट्रगल को दूर करने के लिए आप अपने आप को काबिल बनाया, मजबूत बनाया। और जिस प्रकार से कहते हैं ना, जब एक बटरफ्लाई बनता है तो उससे सुकून रहता है। बिल्कुल, और हाँ, बिल्कुल। कोई मदद करते हैं बाहर आने के लिए तो उसकी विंग्स कमजोर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, खुद करना है, बिल्कुल। खुद से आपने किया है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, खुद की विंग्स बनाए, और दूसरों को भी आप उसी तरीके से मदद कर रहे हैं। तो बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू यू, इट्स रियली थैंक यू सो मच वर्क। सो मैम, अंत में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जैसे कार्यक्रम का नाम है मन की आंखों से, तो जब आप इस दुनिया को देखते हैं आपकी मन की आंखों से, ऑब्वियसली आप उसी मन की आंखों से ही देख रहे हैं। जी। सो इस कार्यक्रम के बारे में हो, या फिर ये मन की आंखों से जो कॉन्सेप्ट है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी इंसिडेंट्स रही है जिसको आपने वाकई में महसूस किया है कि हाँ ये आपने आपकी मन की आंखों से देखा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जिसको मन की आंखें कह रहे हैं ना, मैं उसको द अदर सेंसेस बोलती हूँ, कि हमारी जो बाकी की 4 इंद्रियां हैं वो आंखें बन जाती हैं हमारी। मेरे बेटे ने बहुत एक अच्छा इस चीज का उदाहरण दिया था। वो लगभग 6-7 साल का था, तो किसी मीडिया वाले पर्सन ने ही उससे से पूछा, वो मेरे घर में आए हुए थे इंटरव्यू लेने मेरी, और उसी से पूछा कि आपकी मम्मी तो ब्लाइंड है, आपको तो बहुत मुश्किल होती होगी, दुख होता होगा बेटा। तो वो बहुत इनोसेंट सा था, छोटा सा, और वहीं उसको बोल रहा है, हाँ अंकल, लोगों की मम्मी तो सिर्फ आंख से देखती है, मेरी मम्मी तो सब जगह से देख लेती है। आपको नहीं पता ये कितनी तेज है। अच्छा। वेरी तो उसने इतना बड़ी बात को इतनी सरलता से बोल दिया। क्यों? वो स्कूल से आता था ना, तो अगर मैं आटा गूंद रही होती थी, मम्मी मम्मी देखो मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी मेरे हाथ गंदे हैं, मैं अभी टच करके देखूंगी। तो क्या करता था, मेरी सलवार को ना ऊपर करके मेरे पाँव में दिखाता था कि देखो मम्मी अच्छी है। मैं कहती हाँ, मैं क्या उसका दिल तोड़ दूं? हाँ बहुत सुंदर है। तो उसको ऐसे लगा कि मम्मी को तो हर जगह से ही दिखता है। तो मतलब, और वो बहुत सही बात। अभी मेरे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं,
मेरे हस्बैंड, मेरा पहला डिवोर्स हो गया था, मैंने डिवोर्स भी खुद करा, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड, मैंने दोबारा से शादी करी आज से 25 साल पहले, और ये हस्बैंड भी साइटेड हैं जी। और बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे काम में। अश्विनी मोगा है उनका नाम, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन साइलेंट सपोर्ट है। लेकिन अब पहली शादी से ही मेरे 2 बच्चे थे, और उन्हीं दोनों बच्चों के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरा टेस्ट लेते रहते हैं। अब बताइए, मन की आंखें तो हुई ना कि नानी आप कैसे, आपको पता चला कि मैं पीछे से आ रही हूँ। ओके। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं, जो अगर हम चाहें तो कमियां हैं। अगर हम कमियों को ही देखते रहेंगे तो हमारी जो असली आंखें भी है ना, वो भी वहीं पे बिजी रह जाती। और आज की डेट में तो मैं एक और चीज आपको चलते चलते जरूर सबका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आज की डेट में हर दृष्टिवान इंसान अपने फोन में इतना व्यस्त है कि उसकी आंखें सिर्फ फोन को देख रही हैं, दुनिया देख ही नहीं रही। तो क्या वो दृष्टि बाधित है कि हम? ये एक सवाल। आपने 100% की बात कही है। हाँ, बिल्कुल। जी। ये आजकल की टाइम पे बहुत बड़ी चैलेंजिंग काम हो चुका है। पेंडेमिक ने तो और भी चैलेंजिंग कर दिया है। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, पेरेंट्स का भी स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। तो वो अपनी खुद से दुनिया को देखना, महसूस करना, और जैसे कहते हैं ना, वर्तमान में जीना और महसूस करना आसपास को, वो खत्म होता जा रहा है, सेंसिबिलिटी खत्म होती जा रही है। ये बहुत एक उदासी की बात है, क्योंकि प्रकृति और आसपास इतना कुछ है, हम सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं। जस्ट किसी और को अमीर या किसी और के जीवन में उलझते जा रहे हैं, उनको हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, लेकिन अपने जीवन में इतना सब कुछ है, उससे दूर होते जा रहे हैं। तो इस चीज से मुझे भी बहुत डर लगता है कि कल को क्या हो। दृष्टिबाधिता तो बहुत दूर रह गई, और हमारे लिए ब्लाइंड लोगों के लिए पेंडेमिक ने टच एंड फील से तो हमारी जिंदगी चलती है, और हम सोशल डिस्टेंसिंग, छूना और छूने से ही तो हमारे जीवन चलता है ना। हम हाथ लगा के ही तो चलते हैं, हाथ पकड़ के ही तो चलेंगे, है ना। तो पेंडेमिक में हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो आप सोचिए कितनी जीवन कितना मुश्किल हो गया हम लोगों का। जी। तो इन सब से उभर के निकलना एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है, और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि इनसे उभर के बाहर निकले, ताकि जीवन फिर दोबारा से अपनी रफ्तार पकड़े और गाड़ी चले। मैम, चलते चलते जो भी श्रोता आपको सुन रहे रेडियो मधुबन के जरिए इस मन की आंखों से कार्यक्रम में, वो भी जैसे आप दिल्ली में हैं तो बहुत सारा एक्सपोजर रहता है आपको, आपके अच्छा बुराई का, और जैसे आपने कहा कि कॉर्पोरेट्स में आप उनको लेके जाते हैं और दिखाते हैं, लेकिन आबू रोड एक जैसे सेमी अर्बन एक छोटा सा शहर है, और आसपास में जितने भी गांव हैं उनके पास इतनी एक्सपोजर नहीं रहती है, और यहाँ पे बहुत सारे दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो इन सभी चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो ऐसे सभी बच्चों को और उनकी माँ बाप को आप इस कार्यक्रम के जरिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक छोटी सी बात फिर से कहना चाहूंगी। कॉर्पोरेट, सब लोग अगर कॉर्पोरेट में घुसेंगे तो कॉर्पोरेट भी खत्म हो जाएगा। कैसे जिएगा जब तक एक खेत में आप किसान हमारे लिए खाना नहीं उगाएगा तो हमारा पेट कैसे भरे। आप जो भी काम करते हैं आपके घर में, आपके आसपास जो भी आप लोग काम करते हैं, जैसा भी करते हैं, आप अपने बच्चे को, दृष्टिबाधित बच्चों को वो काम तो सिखाएं, घर का सिखाएं। आप जो खेती करते हैं तो वो सिखाएं, उसी में उनको वहीं पे सेटल हो, है ना। क्यों आना है आपको शहरों में, क्यों जाना है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, क्यों जाना है? ठीक है, अब हर एक तो पायलट नहीं बनता है ना, हर एक तो जाके सेटल मतलब चांद पे नहीं चला जाएगा। तो ये दुनिया में हम जो व्यवसाय, जो काम हम हमारे परिवारों में हो रहा है, हम अपने ब्लाइंड बच्चों को वो काम तो खुद ही सिखा सकते हैं, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। हम अपने ब्लाइंड बच्चे को
उठा के किसी स्कूल में कहीं जाके छोड़ आते हैं, तो ये सही नहीं है। आजकल तो गवर्नमेंट बोलती है कि नॉर्मल स्कूल में बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालिए, तो वहाँ डालिए, आप अपने बच्चों को सब कुछ सिखाइए, सब कुछ करवाइए जो आप खुद कर रहे हैं। उनको छू के दिखाइए, बोल के दिखाइए, उनको महसूस करवाइए, और बच्चे बहुत अच्छी से और जल्दी सीखेंगे और वहीं आपके साथ काम करेंगे ना। तो कहानी तो खत्म। क्यों कॉर्पोरेट में सबको दौड़ना है? आज की डेट में तो जरूरत ही नहीं है। हम अपने गांव छोड़ छोड़ के आप शहरों में, बहुत लोग शहरों में आते हैं काम ढूंढने के लिए। क्या वो खुश हैं? क्या वो ठीक हैं? अगर वही लोग अपने गांव में उतना मेहनत करें तो आज गांव भी सच में इतनी खूबसूरत और इतने आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो इंटरनेट हर जगह पहुंच गया है, तो वहीं रह के वहीं पे बच्चों को काम सिखाएं, वहीं पे पढ़ना लिखना सिखाएं, तो उससे ज्यादा बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्यों अपने बच्चों को या अपने से दूर करिएगा? क्यों उनको वो नहीं सिखा रहे जो आपको आता? क्यों उनको दूसरों के निर्भर छोड़ना है? आप अपने बच्चे को सबसे ज्यादा प्रेम से, प्यार से और सलीके से आप सिखा सकते हैं। आपसे ज्यादा प्यार और दर्द अपने बच्चे के लिए किसको होगा, है ना? तो आप अपने पास रखें बच्चों को। हम लोगों से गाइडेंस लें और लोगों से आप एडवाइस लें कि इनको कैसे सिखाना है, और प्रकृति आपको बताएगी कि आपने अपने बच्चों को कैसे सब कुछ अपने आप करने देना। तो आप वैसे ही करिए, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। आप मेरे तक पहुँच सकते हैं। एक फ़ोन तो आजकल सबके पास होता है, तो आप ज़रूर करें, और मैं बहुत खुशी से आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगी। और अगर मेरे 2 शब्दों से आपके प्यारे से दृष्टिबाधित बच्चे या बच्ची का जीवन सुधर सकता है, तो फिर क्या बात है। मेरा जीवन भी तो सफल होगा ना। मेरी सफरिंग, मैंने जो इतनी मुश्किलें सही हैं, उसका तो फिर मुझे वो मिल जाएगा कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज इस मन की आंखों से कार्यक्रम में आप आए और आप अपनी विचारों को और आप अपनी अचीवमेंट्स को और आपकी जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए उन सभी चीज़ों को हमारे साथ शेयर किया। और मैं समझती हूँ कि आज का जो आपका वार्तालाप है, बहुत सारी हमारी कम्युनिटी में सभी लोगों को एक इंस्पिरेशन रहा होगा, और ऐसे उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन की आंखों से, और हमारे आज के गेस्ट रहे प्रीति मोंगा जी। आप एक प्रोप्राइटर और फाउंडर है सिल्वर लाइनिंग्स इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऐसे ही अनुभवों को आप सुनते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय पर। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।